स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा ढाके नीट बायोलॉजी। और आज के इस सेशन में क्लास 12th का पहला चैप्टर जीवों में जनन में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से निषेचन तथा पश्च निषेचन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। निषेचन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। लास्ट सेशन में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रक्रिया के तहत युग्मकों का निर्माण होता है, किन जीवों में समसूत्री तथा किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक निर्मित होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि युग्मक संलयन की प्रक्रिया, जिसे हम निषेचन कह रहे हैं, वह मुख्य रूप से दो प्रकार से पाई जाती है। कुछ जीवों में यह प्रक्रिया उनके शरीर के बाहर वातावरण में पाई जाती है, जिसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, अथवा अधिकांश जीवों में हम देखते हैं निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, अतः उसे सामान्यतः हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो पहले हम निषेचन एवं उसके प्रकार पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अनिषेक जनन आप पढ़ते हैं, या अनिषेक पौधों में उसको हम फलन कहते हैं। बगैर निषेचन के पौधों में फलों के निर्माण की प्रक्रिया या जीवों में नए संतति के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। और फिर उसके पश्चात हम देखेंगे निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जीवों में लैंगिक प्रजनन के दौरान आने वाली पश्च निषेचन प्रावस्थाएं कैसे होती हैं। अब यहाँ पे जब आप निषेचन पढ़ना प्रारंभ करते हैं, इसे फर्टिलाइजेशन भी हम सामान्य रूप से कह रहे हैं, और निषेचन अर्थात सामान्य रूप से हम कह रहे हैं युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक अथवा उनके केंद्रक संलयित होते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को सामान्यतः सिनगैमी भी कहते हैं। निषेचन का परिणाम देखिए। निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवों में द्विगुणित जाइगोट निर्मित होते हैं। परिणाम आप याद रखिएगा कि निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के प्रकार जब हम स्टडी करते हैं, तो मुख्य रूप से यह अंतर जिन बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना है, वो बच्चे ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये सामान्य रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में विभेदन स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब आप निषेचन के प्रकार पढ़ते हैं, तो निषेचन मुख्य रूप से दो प्रकारों में संपन्न होता है, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन सामान्य रूप से उच्च वर्गीय जीवों का लक्षण होता है। बाह्य निषेचन, जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर बाह्य वातावरण में पाई जाती है, तब इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जब आप बाह्य वातावरण शब्द का उपयोग करते हैं, तो सामान्य रूप से याद रखिए, बाह्य वातावरण अर्थात जल में आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं बाह्य निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। सेकंड आप याद रखिए आंतरिक निषेचन, जैसा कि शब्द से परिलक्षित है। निषेचन की प्रक्रिया फीमेल्स अथवा मादा शरीर के अंदर होती है, तब इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। किसी भी प्रकार के वातावरण में पाए जाने वाले जीव आंतरिक निषेचन को परिलक्षित करते हैं। बाह्य निषेचन में निषेचन की किसका हानि है? बाह्य निषेचन की
निषेचन की संभावना अत्यंत कम। यहाँ पर आप याद रखिए निषेचन की संभावना 100% संभावनाएं होती है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं यहाँ पर युग्मकों का निर्माण। जब आप बाह्य निषेचन पढ़ते हैं तो युग्मकों के निर्माण में एक निश्चित समय दोनों ही युग्मक एक ही समय पे निर्मित होके शरीर के बाहर रिलीज किए जाते हैं। और दूसरा आप याद रखिएगा कि युग्मकों का निर्माण अत्यधिक संख्या में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ की बहुत अधिक हानि होती है। तो युग्मक निर्माण यहाँ पे याद रखिए, युग्मक निर्माण अत्यधिक संख्या में, फलस्वरूप आनुवंशिक पदार्थ की हानि पाई जाती है। परंतु अगर हम आंतरिक निषेचन पर आते हैं तो आंतरिक निषेचन में याद रखिए नर एवं मादा युग्मक सीमित मात्रा में युग्मक निर्माण पाया जाता है, ये एक याद रखिएगा। नेक्स्ट आप और परिणाम स्वरूप किसी भी तरह के आनुवंशिक पदार्थ की हानि यहाँ पर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आप यहाँ पर पढ़ते हैं, जब आप बाह्य निषेचन पढ़ते हैं, बाह्य निषेचन में उत्पन्न होने वाली संततियां अधिकतर वातावरणीय खतरों के लिए उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर याद रखिए पेरेंटल केयर हम कह रहे हैं, मतलब पैतृक के द्वारा जो संतति को केयर दी जाती है, पेरेंटल केयर पूर्णतः अनुपस्थित। परंतु यहाँ पर आप याद रखिए आंतरिक निषेचन में पैतृक द्वारा संतति को पूर्ण सुरक्षा, इसे पेरेंटल केयर ही याद रखिएगा, पेरेंटल केयर उपस्थित होती है। परिणाम स्वरूप आप याद रखिएगा यहाँ पर उत्पन्न होने वाली संततियों का विकास पूर्ण रूप से और 100% होता है। यहाँ पर आप याद रखिए उत्पन्न होने वाली संततियां ठीक है, उत्पन्न होने वाली संततियों को अनेक खतरे होते हैं क्योंकि वो सीधे सीधे शरीर के बाहर वातावरण में उत्पन्न होते हैं। परंतु आंतरिक निषेचन में याद रखिए पूर्ण सुरक्षात्मक वातावरण में आंतरिक निषेचन की संततियां उत्पन्न होती है। पूर्ण सुरक्षात्मक वातावरण यहाँ पर उपस्थित होता है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। अंतर के रूप में बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन मुख्य रूप से याद रखिए, अगर आप उदाहरण पढ़ते हैं, उदाहरण में याद रखिए मीन और मछली जगत में आप पढ़ रहे हैं, मछलियों में, और दूसरा एम्फीबिया और उभयचर संघ के सदस्य। मेंढक एक सामान्य उदाहरण है आपका बाह्य निषेचन के लिए। आंतरिक निषेचन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आंतरिक निषेचन आप पढ़ते हैं पादपों में। दूसरा आप याद रखिए स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, ये सभी आंतरिक निषेचन को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिए, एक सेपरेट क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में कि बाह्य निषेचन के क्या हानियां होती है। तो बाह्य निषेचन की हानियों से संबंधित अगर क्वेश्चन है तो आप याद रखिए कि आनुवंशिक पदार्थ की अत्यधिक हानि होती है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में युग्मकों का निर्माण किया जाता है। और क्यों अधिक हो रहा है? क्योंकि वहां पर निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए युग्मकों की मात्रा अत्यधिक उत्पन्न होगी। दूसरा, यहाँ पर पेरेंटल केयर या पैतृक के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना असंभव होता है। और तीसरा इस यहाँ पर हानि है कि जो संततियां हैं वो बाहरी वातावरणीय जो खतरे हैं उनको या बाहरी वातावरण आघात जो होते हैं उन आघातों से सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होती है। परिणाम स्वरूप
उत्पन्न होने वाली संततियों की संख्या भी यहाँ पे बहुत कम होती है। ये पार्ट आप याद रखिए। और निषेचन के पश्चात निर्माण किसका हो रहा है? जाइगोट का। अब जब निषेचन आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप फिर पादप जगत पर आइए। जब आप पादप जगत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं शैवाल। शैवाल को स्किप करिए क्योंकि शैवाल पूर्ण रूप से जल में होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में निषेचन की प्रक्रिया के लिए जल अति आवश्यक होता है। तो ये पार्ट याद रखिए। जल के बगैर इन दो पादप जगत में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होना असंभव होता है। अब इसके बाद देखिए जब हम आते हैं पश्च निषेचन प्रावस्था। पश्च निषेचन प्रावस्था को जब आप पढ़ रहे हैं तो पश्च निषेचन प्रावस्था में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं कि जाइगोट में किस प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, या जो जाइगोट विकसित हो रहा है उसका फ्यूचर क्या है या भविष्य क्या है। तो पश्च निषेचन प्रावस्था मतलब यहाँ पर याद रखिए मुख्य रूप से इसमें हम पढ़ते हैं भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्था। अब भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्था जब आप कह रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट क्लासेस में आपने लाइफ साइकिल या जीवन चक्र पढ़ा है। जब आप पढ़ रहे थे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का युग्मक जनन में महत्व, उस समय हम देखते हैं कि भ्रूण जो परिवर्धित होते हैं वो या तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होंगे या समसूत्री। यहाँ पर हम केवल भ्रूणीय परिवर्धन की उच्च वर्ग पौधों एवं उच्च वर्गीय जंतुओं में हम पढ़ते हैं। उच्च वर्गीय जंतुओं में याद रखिए और पौधों में समसूत्री विभाजन, क्योंकि पैतृक पीढ़ी द्विगुणित है, भ्रूण निर्मित होने वाला भी द्विगुणित होता है। द्विगुणित भ्रूण से नए द्विगुणित शरीर का निर्माण होता है और यह निर्माण किसके द्वारा होगा? समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर याद रखिए समसूत्री विभाजन द्वारा उच्च वर्गीय जीवों में भ्रूणीय परिवर्धन पाया जाता है। ये पार्ट याद रखिए। अब भ्रूणीय परिवर्धन में यहाँ पर जंतुओं में अगर आप स्टडी करते हैं तो जंतुओं में आप भ्रूणीय परिवर्धन के आधार पर जंतुओं को दो भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक जंतुओं में भ्रूणीय परिवर्धन का काल भिन्न भिन्न होता है। जब आप दो भाग जंतुओं के पढ़ते हैं तो इसमें एक प्रकार के जंतुओं को हम कहते हैं अंडायुज, या इसी को हम कह रहे हैं, इंग्लिश का टर्म भी इसका इम्पोर्टेंट है, ओविपेरस। एंड दूसरे आपके जीव है जिनको हम कहते हैं जरायुज अथवा विविपेरस। अब मीनिंग शायद अधिकांश बच्चों को पता होगा। अंडायुज का मीनिंग होता है, अर्थ है कि एग अथवा अंड देने वाले जीव अंडायुज कहलाते हैं और अपने ही समान संतति को जन्म देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। अंडायुज में देखिए दो प्रकार के एग्स का निर्माण हो सकता है। वो जीव जिनमें प्रजनन निषेचन की प्रक्रिया कैसे हो रही है? बाह्य निषेचन। फिशेस में और एम्फीबिया या मेंढक आप पढ़ रहे हैं तो इनमें जब बाह्य निषेचन की प्रक्रिया है उस अवस्था में भी वो अंड कोशिका को निर्मित करते हैं या शरीर से बाहर रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जो अंड कोशिका बाह्य निषेचन के लिए रिलीज की जाती है शरीर से, उसमें वह अंड कोशिका युग्मक के रूप में, अर्थात ये जो अंड कोशिका है ये बगैर निषेचन के शरीर से बाहर रिलीज होती है। और यहाँ पर अगर आप अंडायुज पढ़ रहे हैं, जैसे आप पक्षियों में और सरीसृपों में पढ़ते हैं या आप देखते भी हैं सरीसृप एंड पक्षियों में जो हम एग्स या अंड कोशिकाएं देखते हैं, वो सामान्यतः किसका रिजल्ट होते हैं या परिणाम होते हैं? निषेचन का। तो अंडायुज मतलब जब आप परिभाषित करते हैं, अंडायुज मतलब निषेचन अथवा बगैर निषेचित
अंडकोशिका का प्रदान करने वाले जीव। ये याद रखिएगा। निषेचित है तो भी उनको अंडायुज कह रहे हैं, बगैर निषेचित युग्मक के रूप में अगर उत्पन्न कर रहे हैं वो अंड कोशिका को, तब भी उनको हम क्या कह रहे हैं? अंडायुज। जरायुज, जरायुज आप सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं, अपने ही समान संतति का निर्माण करने वाले जीव। अपने ही समान संतति का निर्माण करने वाले जीव या अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने वाले जीव, वे जीव आपके कहलाते हैं जरायुज। जरायुज इनके अगर आप उदाहरण पढ़ते हैं अंडायुज के, उदाहरण में आप याद रखिए मुख्य रूप से सरीसृप आप पढ़ रहे हैं, पक्षी पढ़ रहे हैं, और अनिषेचित या बगैर निषेचित अंडकोशिका को आप एम्फीबिया या उभयचर वर्ग संघ के सदस्य के रूप में याद रखिए। जरायुज में आप याद रखिएगा अधिकांश स्तनधारी और मैमल्स आप कह रहे हैं जरायुज होते हैं। यहाँ पे डक बिल प्लेटिपस आपके एक अपवाद के रूप में पाए जाते हैं, ये पार्ट याद रखिए। फिर ओविपेरस में आप पढ़ते हैं कि जो निषेचित एग निर्मित होते हैं, निषेचित अंडकोशिका के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच प्रेजेंट होता है, या इसको आप उपस्थित होता है भी पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है, तथा इसे सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। ये पार्ट याद रखिएगा। एक निश्चित समय अवधि पूरी होने पर भ्रूण का विकास कैल्शियम कार्बोनेट युक्त या कवच युक्त अंड के अंदर पूर्ण होता है, और उसके पश्चात कवच को ब्रेक करके या एचिंग की प्रक्रिया के द्वारा नए जीव का निर्माण वहां पर पाया जाता है। जब आप जरायुज पढ़ते हैं, जरायुज में समस्त जो निर्माण है भ्रूण का परिवर्धन वह शरीर के अंदर पाया जाता है, इसलिए पेरेंटल केयर या पैतृक सुरक्षा पूर्ण होती है, और संपूर्ण अवधि गेस्टेशन अवधि हम वहां पर कहते हैं। तो एक निश्चित अवधि या उस काल को पूर्ण करने पर, अवधि पूर्ण होने पर नए जीव अथवा संतति का निर्माण अथवा बर्थ आप कह सकते हैं होता है। तो ये पार्ट आप याद रखिए। जरायुज जो जीव होते हैं उनमें जीवों को पूर्ण सुरक्षा होती है, इसलिए उनके जीवित रहने की जो प्रतिशतता है या परसेंटेज है वो अधिक होता है। अंडायुज जीवों के एग्स बाहरी वातावरण के प्रति सुरक्षा उनमें उपस्थित नहीं होती है, अतः इनसे निर्मित होने वाले संततियां अथवा संतति के निर्माण की जो दर होती है वो जरायुज की तुलना में कम पाई जाती है। तो अंडायुज और जरायुज ये दो प्रकार आप पढ़ते हैं भ्रूणीय परिवर्धन के आधार पे जंतुओं में। अगर आप पौधों में आते हैं तो पौधों में मुख्य रूप से याद रखिए, पौधों में हम शॉर्ट में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, बुक में भी बहुत शॉर्ट में एनसीईआरटी में दिया है कि पौधों में किस प्रकार से पश्च निषेचन प्रावस्था होती है, क्योंकि ये डिटेल आपको नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट होगा अपना, तो सेकेंड चैप्टर में अपने को पूरा डिटेल में पढ़ना है कि पौधों में पश्च निषेचन प्रावस्था किस प्रकार होती है। पौधों में आप याद रखिए, आप पढ़ते हैं जायांग। जायांग मुख्य रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पुष्प का, और वहां पर जब आप पढ़ते हैं तो पौधों में पश्च निषेचन प्रावस्था के परिणाम स्वरूप आप याद रखिएगा किसका निर्माण पाया जाता है, फलों का और बीजों का निर्माण पाया जाता है। तो जब आप जायांग को संरचना पढ़ते हैं तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, और यहाँ पर आप पढ़ते हैं अंडाशय। अंडाशय में आप याद रखिएगा ओवरी भी हम कह रहे हैं, अंडाशय अथवा ओवरी, और इसके अंदर आपका तंतु युक्त संरचना पाई जाती है।
जिसे हम कह रहे हैं ओव्यूल अथवा बीजांड, और बीजांड में कोशिका उपस्थित है, इसे हम कह रहे हैं अंड कोशिका। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है पश्च निषेचन प्रावस्था में पौधों में, याद रखिएगा अंडाशय से फलों का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण पाया जाता है, और अंड कोशिका जाइगोट के द्वारा भ्रूण में परिवर्तित होती है। तो ये तीन मुख्य आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है कि पौधों में पाई जाने वाले पश्च निषेचन प्रावस्था के परिवर्तन स्पष्ट कीजिए। तो वहां पे केवल आपको ये लिखना है कि पौधों में अंडाशय फलों में, बीजांड बीज में तथा अंड कोशिका जाइगोट द्वारा भ्रूण में परिवर्तित होती है। इतना पार्ट आप याद रखिएगा। और फिर इसके पश्चात आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो बीज होते हैं वो बीज फलों की भित्ति या अंडाशय की भित्ति से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जो फलों की भित्ति है उसको हम सामान्यतः पेरिकार्प कहते हैं, और ये पूरा पार्ट डिटेल हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, जिसमें हम पुष्पीय पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। अब जब आप यहाँ पे निषेचन पढ़ रहे थे और पश्च निषेचन प्रावस्था का अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद कुछ पौधे एवं जंतु ऐसे हैं जिनमें बगैर निषेचन के भी जीवों का अथवा नए पौधों का नए फलों का अथवा नए जीवों का निर्माण होता है। फलों में आप याद, पुष्पों में, पुष्पीय पौधों में याद रखिएगा बगैर निषेचन के फलों के निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि फल आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसके द्वारा बन रहे हैं, अंडाशय से निर्मित होते हैं निषेचन के पश्चात। पर वह प्रक्रिया जिसमें पुष्पीय पौधे बगैर निषेचन के फलों का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया अनिषेक फलन अथवा पार्थेनोकार्पी कहलाती है। वो डिटेल हम सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अनिषेक फलन के रूप में आप एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बनाना या केले का पौधा और उसके फ्रूट्स देखते हैं, वो आपका अनिषेक फलन से उत्पन्न उत्पन्न फ्रूट है। ठीक है, बनाना आप याद रखिएगा। और जंतुओं में अगर आप आते हैं तो अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं आप। पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन का मीनिंग है कि बगैर निषेचन के अंड कोशिका द्वारा नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जब आप पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन पढ़ते हैं तो वहां पर आप उदाहरण याद रखिएगा। मधुमक्खी में नर जीवों का निर्माण अनिषेक जनन द्वारा होता है। टर्की बर्ड में आपको केवल फीमेल्स मिलते हैं। कुछ छिपकली के हैं या लिजर्ड्स आप देखते हैं तो छिपकली अथवा लिजर्ड्स में भी केवल आपको फीमेल ही मिलेंगे। इन सब का कारण एक ही है, क्योंकि इन जीवों में निषेचन के बगैर अर्थात अनिषेक जनन के द्वारा ही नए जीवों का निर्माण पाया जाता है। तो इतना पार्ट आप इस चैप्टर में याद रखिएगा। आज के इस सेशन के साथ अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का, ये कंप्लीट होता है। जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली कहूंगी कि एनसीईआरटी का यूज करिए, क्योंकि नीट का एग्जाम टोटली आपका एनसीईआरटी से बेस्ड है। जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स भी प्रिफर कर सकते हैं, बट स्टेट बोर्ड के साथ साथ अगेन सजेस्ट करूंगी मैं कि आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर बायोलॉजी लिया है नीट के लिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे ही, तो नीट अगर आप टारगेट रख के चलते हैं अपने लिए तो बायोलॉजी विदाउट एनसीईआरटी पढ़ के या एनसीईआरटी बगैर पढ़े आप नीट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो एनसीईआरटी को जैसे जैसे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं, टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं, आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपरली करते जाइए। ठीक है, और उसमें कहीं भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस पार्ट में आपको कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। तो नेक्स्ट सेशन में पहले जो डिफिकल्टी है आपकी वो क्लियर होंगी, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज इस सेशन में हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड उस समय तक आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस,
and share my videos. Stay blessed and stay motivated.